हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मास्टर कैडर का जो सिलेबस है, वो भी ज्योग्राफी के बारे में। तो आपको पता ही है, जो मास्टर कैडर एसएसटी का आप कह सकते हैं जो सिलेबस होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आता है आप कह सकते हैं कि पोल साइंस। पोल साइंस के बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स। तो आप इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा अगर आपने एग्जाम भरा है। तो ये हम इसमें आज जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का सिलेबस, और इस पूरे ज्योग्राफी को सिलेबस पर हम यहीं पर कंप्लीट भी करेंगे। तो रोज के हम एक लेक्चर लिया करेंगे जिसमें आपका हम धीरे धीरे जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल जियोग्राफी की, तो यहाँ पर इसका नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी की, हाँ भी इसका जो कौन कौन से सब्जेक्ट से लिया गया है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या क्या है, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट है जो द अर्थ एंड इट रीजन, कि जो अर्थ है हमारी, जो भी पृथ्वी है, इसके बारे में, पूरे यूनिवर्स के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, सन्स हो गए, स्टार्स है, जो भी गैलेक्सीज हैं, और यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर बातें हैं कि जो हम जैसे कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में रह रहे हैं, तो यहाँ पर अर्थ का रीजन, इसका शेप कैसी है, जैसे कि आपको पता होगा जियोइड स्पेस है हमारे अर्थ की, इसकी साइज, रोटेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, ये दिन रात होते कैसे हैं, ठीक है, सीजन चेंज होने का क्या कारण है, जो सर्दी गर्मी होती है ये क्यों होती है, और रिवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन में आपको पता होगा क्या डिफरेंस होता है। कंपोजिशन की, ये जो हमारी अर्थ है वो किस चीज़ से बनी हुई है, कितनी लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की, आप अगर देखेंगे कि कितने प्रतिशत आपको लैंड देखने को मिलती है, कितने प्रतिशत वाटर है, क्यों कहा जाता है हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट। और यहाँ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे कि जैसे कि ओरिजिन कैसे हुआ था, जैसे कि बहुत सारी आप कह सकते हैं थ्योरीज दी जाती हैं, जैसे कि एडविन हब्बल ने 1920 में कह सकते हैं कि इसको भी कहा था कि जो हमारी अर्थ है वो बिग बैंग थ्योरी के कारण बनी थी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर हम दूसरा टॉपिक देखें तो यहाँ पर है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे कि कितने यहाँ पर जो हमारे पृथ्वी के आसपास एक पतली सी चादर लगी हुई है, ठीक है, हवा की, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन सी लेयर से होकर हम, जैसे कि अगर कोई एरोप्लेन उड़ता है वो कौन सी लेयर में उड़ता है, ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है, और यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है, कौन कौन सी गैसेस हमें देखने को मिलती हैं हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ उसका, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है। एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर जितनी भी हवाएं चलती हैं, विंड्स चलती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आज आप देखेंगे तो पंजाब में, आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, आप इस अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप पंजाब से ही होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो देखकर पता लग रहा होगा कि अभी हवाएं चल रही हैं, तो ये क्यों हवाएं चल रही हैं इस टाइम पर पंजाब में, अभी हवाएं चल रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं कहीं कहीं बारिश हो रही है, तो इसका भी कुछ रीज़न होगा, ठीक है। तो वो सारी बातें इसमें आएंगी। और यहाँ पर एयर मासेज एंड फ्रंट्स ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन की, जो हवा में आप कह सकते हैं जो पानी की मात्रा होती है, और प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बारिश के फॉर्म में, जो जिस फॉर्म में भी धरती पर पानी आता है, चाहे वो स्नो की फॉर्म में हो, या फिर जो हिल स्टॉर्म होते हैं ना, जिसको हम गड़े कह देते हैं, या फिर जो भी स्टोन्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों के रूप में, जैसे कि सवेरे सवेरे अगर आप जाएंगे तो घास पर आपको कुछ ड्यूज देखने को मिलती हैं, वो उसकी कुछ बूंदें होती हैं, बारिश का टाइप का पानी होता है, तो वो ये सभी क्या होती हैं, ये सभी प्रेसिपिटेशन होती हैं। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है कि जो हमारा धरती का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर आपने कभी वैसे धरती की ज़्यादा खुदाई तो की नहीं होगी, बट आपको क्या पता कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसका अंदाज़ा भी हमने लगाया हुआ है बहुत सारी, जैसे कि भूकंप आता है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर अंदाज़ा लगाया हुआ है कि धरती के अंदर ये चीज़ें हैं, इससे ये बनी होगी। तो यहाँ पर जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हैं, जैसे कि जो अंदर प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर जो माउंटेन्स है, जो ये पर्वत जिसे हम कहते हैं, वो कैसे बने, ये जो आप कह सकते हैं जो अर्थक्वेक्स हैं, जो भूचाल है, वो कैसे आते हैं, और इसके अंदर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ज्वालामुखी एक्टिविटी होती हैं, इनके कारण भी आप कह सकते हैं कुछ चट्टानें बन जाती हैं,
कैसी कैसी उसके अंदर आप कहेंगे कि जो लैंड फॉर्म बन जाते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की जो लैंड फॉर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जैसे कि पर्वत बन गए, पठार बन गए, तो ये किस प्रकार से बने हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेदरिंग इरोजन, वेदरिंग आपको पता है ना, पत्थर बनने की क्रिया को हम कहते हैं वेदरिंग। जैसे कि पहले कोई चट्टान होती है, ठीक है, उस पर धूप पड़ती है, ठीक है, और रात होने पर क्या होता है, वही चट्टान ठंडी हो जाती है। फिर वही अगर प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, बारिश पड़ गई, धूप हो उस पर पड़ गई, ठंडा हो गया, तो उसके कारण वो चट्टानें टूट कर मिट्टी का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसी तरह हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल बहुत सारी चीज़ें होंगी, इनके बारे में भी देखेंगे। डिस्पोजिशन क्या होता है, जैसे कि एक जगह से जो मिट्टी होती है वो दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है, और उसी के कारण आप कह सकते हैं कि जो आप अगर गंगा वाले मैदान देखेंगे, ठीक है, आप अगर यूपी वाली साइड या फिर और भी अगर दूसरी वाली वेस्ट बंगाल वाली साइड देखेंगे, तो यहाँ वाले जो अगर मैदान देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ वाले मैदान है। तो ये सारा किस कारण हो पाया है, ये सारा डिपोजिशन के कारण ही तो हो पाया है। साइकिल ऑफ इरोजन की जो ये अपर्दन की क्रिया है वो कैसे चलती हैं, और यहाँ पर जो लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्राउंड वाटर है, इनके कारण जो विंड के कारण, ग्लेशियर्स के कारण, ठीक है, जो आप कह सकते हैं जो आकृतियां बनती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे मशरूम रॉक्स भी आपको देखने को मिलता है। समुद्रों में भी जो पानी होता है, पानी के बहाव के कारण बहुत सारी चट्टानों का जो रूप होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और अलग अलग किस्म की जो लैंडफॉर्म होती हैं वो देखने को आपको मिलती हैं। अब हम बात करें अगर हाइड्रोस्फीयर की, तो हाइड्रोस्फीयर में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर्स की, यहाँ पर ओशन फ्लोर्स में आपको देखने को मिलता है कि किस किस प्रकार की आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर तापमान क्या है, कितना होता है, यहाँ पर घटता है, बढ़ता है, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। सैलिनिटी क्या होती है, जो पानी की जो नमक की मात्रा है पानी के अंदर, जिसको लवणता भी कहते हैं, तो वो कैसे काम करती है, इनके बारे में भी देखेंगे। तो जो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर है, जो पानी का आप कह सकते हैं जो समुद्रों का पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। वेव करंट जो कि लहरें हैं समुद्र की, और टाइड्स क्या होते हैं आपको पता ही है, ज्वार भाटा। हमने ये 6th क्लास की एनसीईआरटी की थी, ठीक है, 6th 7th 8th की हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी की हुई है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, बट वो ब्रीफली में किया हुआ है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी बातों को। अगर हम बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्पेशल रेफरेंस टू पंजाब की, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर भारत की ज्योग्राफी तो पढ़नी है, बट इसको थोड़ा सा पंजाब के लिहाज से हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन सभी को हम करेंगे धीरे धीरे से, आपका सिलेबस हो जाएगा कवर। तो यहाँ पर इंडिया एंड पंजाब का, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, अगर आप मैप में देखेंगे कौन सी डिग्री पर ये स्थित है, इसका साइज क्या है हमारे पंजाब का भी और भारत का भी। और यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं रिलीफ क्या होता है, जो आपको धरातल देखने को मिलता है कि यहाँ पर कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर डेजर्ट है। तो जैसे कि अगर हम बात करें भारत की, तो जो भारत का जो धरातल है, जो भारत का रिलीफ है, उसको भी 6 भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि अगर आप देख लेंगे कि नॉर्थन में जो है, ठीक है, उत्तर के पर्वत हैं, उत्तर में मैदान भी हैं, हिमालय के पर्वत हैं और मैदान आपको देखने को मिलते हैं, कोस्टल रीजन आपको देखने को मिलता है, डेजर्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर अगर आइलैंड, ठीक है, द्वीप समूह, ठीक है, और अगर आप दक्षिण के पठार देखेंगे, ठीक है, पेनिसुलर प्लेट्यूज, तो ये 6 हो गए, ठीक है। तो इन्हीं प्रकार से हम इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ड्रेनेज क्या होता है, जो कि जल तंत्र, कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी नदियां देखने को मिलती हैं। तो आपको पता ही है कि पंजाब नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि ये 5 दरियाओं की धरती हुआ करती थी, बट अगर आप आज देखेंगे तो ये 2.5 दरियाओं की धरती है। तो उनके बारे में भी हम बड़े डिटेल से विद द हेल्प ऑफ मैप हम इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अगर नेचुरल वेजिटेशन देखें, ठीक है, जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, तो अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि वनस्पतियां होती क्या है, कि जो ह्यूमन इंटरफेयर के बिना ही उग जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। और यहाँ पर जो सॉयल होती है, सॉयल आप देखेंगे कि कितने प्रकार की सॉयल्स हैं। काली सॉयल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, काली सॉयल जो होती है, ब्लैक सॉयल, वो कौन सी फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जैसे कि ब्लैक सॉयल है, उसमें कॉटन बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि ये पानी की जो मात्रा है उसको रोक कर रखती है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। मिनरल्स अगर आप बात करें, जो खनिज पदार्थ होते हैं, अगर हम लो अयस्क है, यहाँ पर मैंगनीज है, माइका, कॉपर, गोल्ड, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। जो पावर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, शक्ति संसाधन आप कह सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर है,
एग्रीकल्चर में भारत की आप कहेंगे कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भारत की खेती बाड़ी की विशेषताएं हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आ गई कि भारत के जो लोग हैं वो ज़्यादातर मानसून पर आप कह सकते हैं डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी समस्याएं क्या हैं और यहाँ पर इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो कैसे यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है यहाँ के भारतीय लोगों को या फिर पंजाब के लोगों को, यहाँ पर जो लैंड है, ठीक है, इसका यूज़ कैसे कैसे किया गया है। जैसे कि 2012 में, 11 में, 1990 में आज़ादी के टाइम पर कितनी कितनी लैंड यूज़ की गई थी, आज कितनी कितनी लैंड यूज़ की गई है। मेजर क्रॉप्स हैं वो कैसी, अगर आप अगर देखेंगे वो कैसी आपको देखने को मिलती हैं। मुख्य जो आपको फसलें देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी उगाई जाती हैं, और मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो, ठीक है, जो आपको यहाँ पर उद्योग देखने को मिलते हैं। और इनको लोकेशन, मतलब कि इनको अगर आपने इस्टेब्लिश करना है, कहीं पर आपने इंडस्ट्रीज लगानी है, तो वो आप वहाँ पर क्यों लगाएंगे, वहाँ पर कौन कौन से कारकों को देख कर लगाएंगे। अगर यहाँ पर ट्रेड की बात करें, यहाँ पर व्यापार है, ठीक है, यहाँ पर व्यापार की बात करेंगे हम कि जो चीज़ें भारत से दूसरे देशों में भेजी जाती हैं या फिर दूसरे देशों से भारत में मंगाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी करंट का टॉपिक देखें तो ट्रेड वॉर, जैसे कि भारत के लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता आ गई है कि भाई हमने चाइनीज सामान नहीं खरीदना है, ठीक है, कि हमने इसका उत्पादन भारत में करना है। अब वो बात अलग है कि हमारे भारत में इतनी सारी, अगर बात करें जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, ठीक है, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, वो बनते नहीं है, तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी दिखानी पड़ती है। तो इन सभी बातों के भी बारे में हम थोड़ा बहुत इस पर जरूर देखेंगे। और यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा लोग हैं, आबादी, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो उत्तर के मैदान हैं उनमें बहुत ज़्यादा आबादी है। क्यों आबादी है? अगर आप वही नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, जैसे कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय, मिजोरम, तो यहाँ पर जो आबादी देखने को मिलती है वो कम क्यों है। और यहाँ पर अगर आप पंजाब में देख लेंगे या फिर वेस्ट बंगाल में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आबादी यहाँ की इतनी ज़्यादा क्यों है। और यहाँ पर डेंसिटी क्या होती है, जैसे कि डेंसिटी अगर 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, अगर मैं मोटे तौर पर बताऊं तो यहाँ पर पंजाब में ये मे बी 500 से अबव है, ठीक है ना। अगर हम वही पूरे भारत की बात करें तो ये 425 है, 2000 अगर हम बात करें 11 के आंकड़ों के अनुसार, तो अभी याद नहीं है मेरे को अच्छे से, बट मोटे तौर पर इतना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रोथ कितनी हो रही है, जो लोगों की आबादी है वो कितने ग्रोथ पे, कितने रेट पर भैया बढ़ रही है। अगर हम बात करें रिलीजियस कंपोजिशन की, कि यहाँ पर आपको कौन कौन से धर्म देखने को मिलते हैं, उनकी अगर आप संरचना देखें तो वो कितनी है। अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण है, वो आपको कितना देखने को मिलता है, क्या रीज़न है शहरीकरण का। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, रेलवे की, रोड की, एयरवे की, एनवायरमेंटल इशू क्या है इन सभी का कारण, तो ठीक है। तो इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये लास्ट वाला भी टॉपिक देख लेते हैं, रिसोर्स एंड एनवायरमेंट। तो ये हम देखेंगे वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है, ये विश्व के हिसाब से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये कि हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि यहाँ पर मीनिंग क्या है, नेचर क्या है एनवायरमेंट का, जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या हैं एनवायरमेंट के। रिसोर्सेज की अगर बात करें, यहाँ पर नेचर क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर फॉरेस्ट की टाइप्स, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग देखेंगे आप 23% है, ठीक है, 22-23% के बीच में ये हमारे भारत में जंगल पाए जाते हैं। अगर वही पंजाब की बात करें तो ये 5 से लगभग सिर्फ 6% तक ही आपको जो जंगल है वो आपको पंजाब में देखने को मिलते हैं। अगर हम नेचुरल के हिसाब से देखें तो जो जैसे कि गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके हिसाब से अगर आपको अपने देश में, ठीक है, बैलेंस बनाकर रखना है तो ये कितना होना चाहिए, जंगलों का जो प्रतिशत हमारे देश में वो 33% होना चाहिए, बट कि ये हमारे देश में बहुत ही कम है। चलो वो बात भी अलग है कि जो सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा कदम उठा रही हैं कि भाई इसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखा जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेजर सॉइल्स की, यहाँ पर सॉइल्स के कितनी टाइप्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एंड इसके जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये सभी बातें। और यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सस्टेनेबिलिटी आपको पता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो सतत पोषणीय विकास है, कि हमने विकास इस तरह से करना है कि जो हमारे संसाधन है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है, जितनी ज़रूरत है अपने ज़रूरत के हिसाब से ही इसको यूज़ करना है, ताकि आने वाली जनरेशन को हमें वो सारे संसाधन यूज़ करने को मिल सकें। ऐसा नहीं है ना कि अगर आपको पेट्रोल की ज़रूरत है तो आप अंधाधुंध पेट्रोल निकाले जा रहे हैं और आप उसको अपने व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं, और लास्ट में एक टाइम पर ऐसा आएगा कि सारा जो पेट्रोलियम है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें मिल ही नहीं पाएंगी, और इन सारी चीज़ों को बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सारी बातें हम कहेंगे कि
जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, इनमें ही डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो सॉयल एरोजन है, ठीक है, और जो मृदा अपरदन होती है, जैसे कि ज्यादा बारिश हो जाए तो ऊपर वाली जो परत होती है मिट्टी की, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इसका हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बचाया जा सकता है, जैसे कि बहुत ज्यादा पेड़ लगाओ। और यहाँ पर अगर हम फिशरीज की बात करें, ठीक है, जो मछली पालन है, ठीक है, इसकी टाइप्स देखेंगे तो मेजर जो फिशरीज रीजन है जहाँ पर आप मछली पालन ज़्यादा देखने को मिलता है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजर्वेशन, इसको कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल इंक्लूडिंग पावर रिसोर्सेज के जो शक्ति संसाधन है उनके बारे में भी। और यहाँ पर जो खेती बाड़ी है, जो इसमें मुख्य फसलें आपको देखने को मिलती हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी फसलें कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। और यहाँ पर जो डेंसिटी है, ठीक है, लोगों की जो डेंसिटी है वो कितनी है, सबसे ज़्यादा विश्व में रहने वाले लोग क्यों एशिया में क्यों पाए जाते हैं, कहीं से और देश में क्यों नहीं, कनाडा में सबसे ज़्यादा आबादी क्यों नहीं पाई जाती, ठीक है ना। और यहाँ पर ग्रोथ, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, रिलेशनशिप, अर्बनाइजेशन, तो शहरीकरण, इन सभी बातों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पंजाब और भारत के लिहाज से तो हम करेंगे ही करेंगे, ये विश्व के लिहाज से भी हम ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पर जो लोकलाइजेशन है, ठीक है, फैक्ट्रीज को हम यहाँ पर कहाँ लगाएंगे, और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो भी यहाँ पर व्यापार किया जाता है इन इंडस्ट्री से, उनके बारे में भी हम देखेंगे। और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, इसकी नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट, जैसे कि प्राकृतिक तौर पर अगर आप देखेंगे जो एक्वेरियम होता है, ठीक है, मछलियों के लिए जो जगह बनाई होती है वो ह्यूमन मेड है, तो वो क्या है, वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट तो है, ठीक है। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, डिटर्मिज्म है, पॉजिटिविज्म है, ठीक है। अब ये थोड़े से टॉपिक हैं, ये थोड़े से हमारे बाहर से आ जाते हैं, तो इनके बारे में भी हम इसके लिए अलग से आपके लिए टॉपिक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इकोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, एनवायरमेंटल इशूज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है कि जब आबादी होती है किसी जगह पर बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाए। अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, खाद्य सुरक्षा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी होती क्या है कि सभी लोगों को, किसी देश में रहे जितने भी लोग हैं, सभी को पर्याप्त रूप में फूड मिले, ठीक है। और यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन, वो क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ जो वाइल्ड लाइफ है, वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम कैसे बचा कर रख सकते हैं। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स थे, तो इन सभी के बातों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अब कोशिश तो यही रहेगी कि आपका सिलेबस जो एग्जाम से पहले पूरा कर दिया जाए। तो जब तक आके एग्जाम नहीं होते तब तक तो हम सिलेबस करते ही रहेंगे, जितना बच गया आप वो थोड़ा सा खुद भी कर सकते हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका रिस्पांस मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं इस पर रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा, इन्हीं टॉपिक्स पर जो भी हमने ये डिस्कस किए हैं टॉपिक। तो आपने सबसे पहले इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है कि यहाँ पर जो ज्योग्राफी की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ही शुरू से बेसिक लेवल से, अगर आपको ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं आता तो भी हम यहाँ पर भी सभी चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से इंटरेस्टिंग वे में सभी कुछ पढ़ते चलेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, ठीक है, इस चैनल के साथ। ये आपका ही अपना ही चैनल है, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी दबा लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।